हम लोग का जो क्लास है कहाँ तक हुआ था हम लोग का? ईएमएफ पढ़े थे हम लोग, है ना? क्या पढ़े थे हम लोग? ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो प्रैक्टिकल हमको समझ आया था कि कैसे हमारा किसी भी जनरेटर में ईएमएफ हमारा कैसे जनरेट होता है। ठीक है। तो हम लोग जैसे जस्ट थोड़ा रिमाइंड करते हैं चीज़ों को कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। कि यदि यदि मान लो ये आपका क्या है, जनरेटर है ना? अभी हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर। तो मान लो ये आपका डीसी जनरेटर है, जी फॉल जनरेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ था आपका, ये इनपुट पावर था, है ना? तो पी इनपुट क्या था आपका, मैकेनिकल था, है ना? यहाँ से मैकेनिकल पावर हम लोगों ने दिया था। और यहाँ से आउटपुट में हमको क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। ठीक है। ये मिल रहा था, पी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मिल रहा था कि नहीं? ठीक है। अब ये कैसे हो रहा था, इसको थोड़ा और डीप देखे थे हम लोग। तो जब हम लोग डीप गए थे तो हमको क्या मिला था कि मान लो यहाँ पर क्या है आपका, आर्मेचर है ना? ये आर्मेचर लिख रहा हूँ, ये आर्मेचर था। और ये वोल्टेज अक्रॉस बस ब्रश वोल्टेज। ठीक है। ब्रश वोल्टेज, है ना? मतलब यहाँ बस का वोल्टेज, ब्रश वोल्टेज, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो आर्मेचर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो भी वोल्टेज वेवफॉर्म आ रहा था, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आ रहा था। सॉरी, आर्मेचर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो वोल्टेज फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से आ रहा था कि नहीं? तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था कि आर्मेचर में हमेशा कौन सा करंट फ्लो होता है, या कौन सा वोल्टेज आता है आपका, एसी। और ब्रश के अक्रॉस फिर हम लोगों ने आफ्टर कम्यूटेट, यहाँ इसकी दोनों के बीच में क्या लगा है, दोनों के बीच में क्या लगा था आपका, कम्यूटेटर। याद आ रहा है? कम्यूटेटर। और ये कम्यूटेटर ने क्या किया था, इस एसी को क्या किया, इसको एक डीसी में चेंज किया। तो हमको ब्रश का अक्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा था, कुछ ऐसा मिल रहा था कि नहीं? तो ये जो वोल्टेज था वो क्या था हमारा, डीसी वोल्टेज। यहाँ तक चीज याद आया कुछ? यही पढ़े थे हम लोग अभी तक, है ना? अब इसके बाद फिर क्या है, अब मेरे को ये जो डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है वीडीसी, या बोल सकते हैं आपका जो ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ है, इसका मेरे को क्या निकालना है अब, इसका मेरे को इक्वेशन निकालना है। ठीक है। इसका मैं क्या करूँगा, इक्वेशन निकालूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ईएमएफ जनरेशन इन डीसी जनरेटर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ईएमएफ ईएमएफ जनरेशन इन डीसी जनरेटर, ईएमएफ जनरेशन इन डीसी जनरेटर। तो फाइनली जो ईएमएफ हमारा जनरेट हुआ है वो कौन से लॉ के थ्रू हुआ है, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ यदि मेरा फ्लक्स दिखेगा तो मेरा क्या दिखेगा, मेरा ईएमएफ आएगा। यही पढ़े थे ना? तो क्या दिखा था मेरा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, dt होता है। यही पढ़ा था ना, फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। यही पढ़े थे कि नहीं? ठीक है। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पास क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, टी। टी क्या है यहाँ पास, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? मतलब आर्मेचर में जितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो आर्मेचर में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो टी है। टर्न्स मतलब समझते हो ना, जो घेराए रहते हैं, जितना भी टर्न्स है वो आपका क्या है, आपका
नंबर ऑफ टर्न्स टी है। जनरली हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो आपका फ्लैट टॉप्ड वेव था। कैसे था? फ्लैट टॉप वेव, प्रैक्टिकल। लेकिन थ्योरेटिकली हम कैलकुलेशन पर्पस से हम क्या मान लेते हैं कि फ्लक्स जो है वो क्या है आपका प्योर साइनसोइडल है। एक्चुअली में फ्लक्स फ्लक्स का वेव फॉर्म हमारा एक्चुअल में कैसे बना था? एक्चुअल हमारा ये है कि नहीं? इस टाइप है, यही था ना हमारा फ्लक्स का वेव फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट टॉप वेव, है ना? ये एक्चुअल है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से हम लोग क्या लेते हैं, है ना, आइडियल लेते हैं। आइडियली हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग इस तरीके से साइनसोइडल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्लक्स को साइनसोइडल वेव फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इजी कैलकुलेशन होगा, है ना। फ्लैट टॉप को लोगे तो आपको फोरियर सीरीज निकालना पड़ेगा, तो लंबा कैलकुलेशन है। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से फ्लक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म मान लेते हैं। तो ईएमएफ निकालते हैं। E इज इक्वल टू टी डी फाई बाई डी टी, यहाँ लिख लो फाई एम कॉस, कॉस साइन कुछ भी ले सकते हो, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस साइन आप जो जो मन चाहे आप वो ले सकते हो। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं फाई टी इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये टी हो जाएगा, फाई एम बाहर आ जाएगा, और क्या बाहर आ जाएगा आपका, और क्या बाहर आएगा आपका, ओमेगा बाहर आएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो ये ओमेगा क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा। और कॉस का क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। साइन का कॉस ओमेगा टी और कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी। ये आया आपका। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ आया? इसको लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछते जाना। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ये चीज समझाने के लिए लिखा था मैं। ये आपके नोट में पहले ही लिखा हुआ है, सिर्फ एज्यूम करके हम चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे का कैलकुलेशन भी मैं थोड़ा यही कोशिश करता हूँ यहाँ हो जाए। अब देखो, आप लोग लिखते भी जाओ साथ साथ। अब इधर देखो आप, टी फाई एम ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो वोल्टेज आया है ये इंड्यूस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस वोल्टेज है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस वोल्टेज एक्रॉस क्या है, एक्रॉस आर्मेचर है ना। आर्मेचर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहाँ पास हो रहा है, याद करो वो डायग्राम को। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूरा वो कहाँ घूम रहा है आपका, वो आर्मेचर में घूम रहा है ना। आर्मेचर में वाइंडिंग लगा हुआ है और वो वाइंडिंग क्या कर रहा है आपका, घूम रहा है। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है और उस आर्मेचर में ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, तो एसी ईएमएफ आएगा आर्मेचर में जो आएगा, लेकिन हमारे को क्या कौन सा कैलकुलेशन करना है, ईएमएफ अक्रॉस ब्रश, ब्रश के अक्रॉस, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमको वहीं से लेना है ना। तो ब्रश के अक्रॉस हमको ईएमएफ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को बताओ ब्रश के अक्रॉस जो ईएमएफ आ रहा था, है ना, वो कैसा आ रहा था? ध्यान से समझो, ब्रश के अक्रॉस जो ईएमएफ आ रहा था वो ऐसा आ रहा था ना, ऐसा था कि नहीं? ये आ रहा था ईएमएफ अक्रॉस बस। तो ये कैसा वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। ये कैसा वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। और डीसी वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज वैल्यू। तो मेरे को डीसी वोल्टेज कैलकुलेशन करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेवफॉर्म का निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्यों एवरेज निकाल रहा हूँ, इस चीज को समझो, क्यों निकाल रहा हूँ एवरेज।
अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ देखो आर्मेचर का एसी है और ये क्या है आपका डीसी। ये देखो ये क्या है 0 से पाई और ये 2 पाई, तो ये क्या है आपका 0 से पाई, है ना। एक एक साइकिल 0 से पाई है, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, लेकिन एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है, इसका एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से लेकर पाई तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू मेरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। समझ आए क्यों एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्यों एवरेज निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये डीसी है, डीसी का एवरेज निकालते हैं, और यदि कभी भी एसी पढ़ोगे ना तो आपको आरएमएस निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो तब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे सेम इक्वेशन चालू वहीं से होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तो वही है, लेकिन ट्रांसफार्मर जब पढ़ोगे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आरएमएस वैल्यू। क्यों, वो पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, नेटवर्क में भी आप समझोगे। लेकिन जब कभी डीसी कंपोनेंट आप पढ़ते हो कहीं भी, तो जो भी वोल्टेज दिया रहता है वो एवरेज वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो डीसी मतलब एवरेज, एसी मतलब आरएमएस। इतना पॉइंट को आप लोग क्लियर रखो, ठीक है। ये माइंड में मतलब एक सूत्र बना लो कि डीसी मतलब एवरेज निकालना है, एसी मतलब आरएमएस निकालना है, ठीक है। कहीं कहीं बस किसी किसी वेवफॉर्म के लिए एसी आरएमएस बराबर रहता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक में सब समझ आएगा, बट यहाँ इतना ही समझो कि हमको इसके लिए एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है भाई, बताओ कोई, कैसे निकालते हो आप लोग नेटवर्क में एवरेज, बताओ एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1/टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड इंटू फंक्शन इंटू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ऐसे निकालते हो कि नहीं। अरे एवरेज का फार्मूला नहीं याद है क्या, कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालना है, तो मान लो मेरे को वोल्टेज का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड रहेगा, है ना, 0 से लेकर जो भी टाइम पीरियड रहेगा इंटू वी ऑफ टी इंटू डी टी। अगर ये ओमेगा टी है तो ये पाई में रहेगा टाइम पीरियड, है ना, और ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये एवरेज का फार्मूला होता है, पढ़े हो कि नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, या एवरेज कुछ भी एवरेज वैल्यू को हम ऐसे फाइंड करते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ब्रश, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एवरेज एवरेज वोल्टेज अक्रॉस ब्रश टर्मिनल, ठीक है, ब्रश, ब्रश टर्मिनल, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस ब्रश टर्मिनल हम निकालेंगे, हाँ, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला मतलब अब यहाँ पर हम लोग ईएमएफ लिख लेते हैं, ईएमएफ एवरेज। ध्यान से समझो, इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं है क्या, रटने वाला कोई भी चीज नहीं है। अब मेरे को आप बताओ यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, 0 से लेकर पाई, एक साइकिल हो जा रहा है ना, देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है, इसके बाद पाई के बाद फिर रिपीट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इसका टाइम साइकिल कितना है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड 0 से पाई, फिर ये क्या हो गया 0 से पाई, और ईएमएफ का इक्वेशन क्या है हमारा, ये आया है टी फाई एम ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ये आया है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, टी फाई एम ओमेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और यहाँ पास ओमेगा टी है, मतलब मैं क्या बोला था, ओमेगा टी है मतलब इधर भी डी ओमेगा टी होगा, क्योंकि देखो ये भी रेडियन में है, ये भी रेडियन में है, ओमेगा टी भी रेडियन में है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा टी। यहाँ तक चीज समझ आए,
इसी है ना, समझ क्या कर रहा हूँ मैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला जो पार्ट है आपका कांस्टेंट पार्ट है कि नहीं, कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, टी पाई एम इंटू ओमेगा बाई पाई। अब मेरे को ये बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, प्लस कॉस ओमेगा टी, पढ़े हो ना इसको। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आया, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कॉस ओमेगा टी, और इसका लिमिट कितना है, 0 से लेकर पाई तक। यहाँ तक चीज़ समझ आया आपको। ठीक, मैं बहुत स्लो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको रटना ना पड़े, आपको समझ हो, है ना, कोई इक्वेशन निकालने बोले तो कभी रटना ना पड़े, आपको याद रहे। जनरली इसको लोग रट देते हैं ना। अब इस वैल्यू को यदि मैं रखूंगा तो क्या आएगा मेरा, टी पाई एम ओमेगा पाई, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। यहाँ क्या आएगा, अरे सॉरी, कॉस पाई होगा ना, यहाँ पाई रखे हैं पाई, ये कॉस पाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, -1, और कॉस जीरो इज इक्वल टू +1, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ठीक है, अब मैं मॉड ले लेता हूँ, एवरेज वैल्यू है, कोई इशू नहीं है साइन वाइन का भी। वो क्या है, साइन और कॉस जब लेते हैं ना तो उसके कारण ये माइनस प्लस आता है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू यदि मैं लूंगा तो क्या आ रहा है मेरा, देखो ऐसे लिखना, टू टी इंटू फाइव एम इंटू ओमेगा बाई पाई, ऐसे लिख सकता हूँ, 2t इंटू फाइव एम इंटू ओमेगा बाई पाई। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, जिस स्पीड से आप क्या कर रहे हो उसको रोटेट कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, जिस स्पीड से आप क्या कर रहे हो उसको रोटेट कर रहे हो वो है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले देखो समझ आ जाएगा आपको, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड, ये पता है कि नहीं, ये पता है होगा ना, नेटवर्क में पढ़े होगे। अब देखो स्पीड, एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, स्पीड ये नहीं पता होगा आपको, स्पीड एन इज इक्वल टू आरपीएम में क्या होता है, 120 F/P होता है, ये नहीं पता होगा आपको, इसको लिख लो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 120 F/P, ये फार्मूला आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जीवन भर काम आएगा, जहाँ आपको मोटर पढ़ना है, जहाँ आपको जनरेटर पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो एफ है, इस एफ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ और उसको यहाँ मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एन इंटू पी, पी क्या है बताओ तो, पी क्या है कोई बता पाएगा, पी नंबर ऑफ पोल है, पोल जो रहता था ना, एन पोल एस पोल, है ना, नंबर ऑफ पोल है पी। अब इस एफ की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ ओमेगा में, तो जब मैं यहाँ रखूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई इंटू एन इंटू पी डिवाइड बाई 120, ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पाई एन इंटू पी डिवाइड बाई 120। अब आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये मैकेनिकल पार्ट है, दिख रहा है, और ये रेडियन पर सेकंड में स्पीड। तो मैं आपको क्या बोला था, जो
स्पीड होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। समझ आया कुछ? मतलब कभी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे हमारा ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है एसी, ये है क्या एक्चुअल में, है क्या फ्रीक्वेंसी, ये भी तो पता रहना चाहिए ना। आप फार्मूला जानते हो, आप उसका डेफिनेशन जानते हो, बट व्हाट इज एक्चुअली, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, जिस स्पीड में, जिस स्पीड से आपका जो टरबाइन घूम रहा है ना, ठीक है, जिस स्पीड से आपका टरबाइन घूम रहा है वही स्पीड ही फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। समझ आया कि नहीं? दिख रहा है फार्मूला में, ये पोल है 20 है, ये इसको ठीक है, लेकिन है क्या एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी, वो यही फार्मूले से समझ आ रहा हो। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द टरबाइन, जिस स्पीड से आप किसी जनरेटर के टरबाइन को घुमा रहे हो वो स्पीड ही आपका क्या डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे 50 हर्ट्ज ऐसा बोलते हैं, है ना, तो आपको आगे की क्लास में और समझ आएगा, बट इस चीज़ का ये कॉन्सेप्ट आपको बैठा रहना चाहिए। अब ये ओमेगा की वैल्यू को ना हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं इस वैल्यू को फिर से लिख देता हूँ। लिख लिए? यहाँ तक लिख लिए ना? ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को मैं वहाँ रखूंगा और यहाँ पर ये ओमेगा की वैल्यू को, ये वाला ओमेगा की वैल्यू को पुट करो, ठीक है। तो ई एवरेज इज इक्वल टू क्या आया, ई एम एफ EMF average is equal to 2t 2t into phi m omega by pi, 2t into phi m ओमेगा बाई पाई। ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया था, 2 पाई इंटू क्या आया था, एन एन पी है ना, एन पी डिवाइड बाई 120, यही आया था। ये देख, 2 पाई एन पी डिवाइड बाई 120। अब देखो ये पाई पाई कट गया आपका, ये पाई पाई कट गया कि नहीं, और ये 2 1 जा, और ये 2 6 जा 12 60, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा। ये क्या हो गया आपका, 2t, हाँ, फिर इंटू 5m इंटू पी इंटू n बाई 60। लिखो यहाँ तक लिखो पहले, फिर समझाता हूँ। देखो कहीं बस रटने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं, तो समझ हो, है ना। जनरली बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, दिया है क्या? बुक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, मेरे को पता है, चाहे आप भीमराव उठाओ, चाहे आप और दूसरी बुक भी उठाओ। लिख लिए? फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये 2t एक नया टर्म आपको दिख रहा है, 2t क्या है, ये 2t भाई, 2t क्या है? हम्म, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझो 2t क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2t इज व्हाट। अब जैसे ये बताओ कि यदि ये कंडक्टर है, समझ के समझोगे तो पूरा चीज क्लियर होगा। ये भी एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को यदि मैं मिला दूं, इसको मैं लिखवाया था ना आप लोग को, तो ये क्या बनेगा, एक टन बनेगा। एक टन बना ना, तो एक टन बनाने के लिए कितने कंडक्टर लगते हैं? अरे ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है और ये एक टन है, एक टन है कि नहीं? एक टन के लिए 2 कंडक्टर, ठीक है। एक टन बनाने के लिए
कितने लगा? दो कंडक्टर। लगा कि नहीं? एक टन बनाने के लिए कितना लगा? दो कंडक्टर। इफ, अभी समझना, इफ इफ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू जेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू जेड, इफ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू जेड, तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ टन कितना होगा? यदि एक टन बनाने के लिए दो कंडक्टर लगते हैं, ठीक है, दो कंडक्टर लगते हैं, तो और यदि मेरे पास जेड कंडक्टर है तो कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे? जेड बाई टू होगा कि नहीं? अगर टोटल जेड इज इक्वल टू टू रख लो तो टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन टन। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो मेरे पास चार कंडक्टर है, मान लो चार कंडक्टर, समझो, चार कंडक्टर है, तो चार कंडक्टर में कितने टन्स बनेंगे? दो टन्स बनेंगे, है ना? एक कंडक्टर को फिर मैं ऐसे रखूंगा और एक कंडक्टर को फिर मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है, और ये फिर ऐसे मिलके आपका देखो ये दो टन बन गया, बन गया कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ये आपका एक टन है, और ये आपका एक टन, और ये आपका दूसरा टन, दो टन बना। तो चार कंडक्टर में कितना टन्स बना? दो टन्स, मतलब चार बाई दो। समझ आ रहा है कि नहीं? चार बटे दो, दो कंडक्टर में एक टन, दो बाई दो। समझ आ रहा है? तो चार बाई दो, ऐसा लिख सकता हूँ ना नंबर ऑफ टन्स को। तो T इज इक्वल टू कितना है यहाँ? चार बाई दो। तो चार क्या है यहाँ पास? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो यदि मेरे पास जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है तो टन्स इज इक्वल टू क्या होगा? जेड बाई टू लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टन्स। अगर जेड इज इक्वल टू फोर है तो फोर बाई टू मतलब दो नंबर ऑफ टन्स। जेड इज इक्वल टू हंड्रेड है मतलब हंड्रेड बाई टू मतलब 50 टन। तो ये टी की जो वैल्यू है ना उसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं है ना? तो इस टी की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये डायग्राम ऐसा बना बना के समझोगे ना तब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ रटन विद्या रहेगा। तो ये जेड की, ये टी की वैल्यू को यहाँ जेड बाई टू रख देता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? टू इंटू जेड बाई टू इंटू फाइव एम पी इंटू एन बाई 60। तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ आया? लिख लिए? इसको लिखो ये वाला लाइन को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, आपको ना बिल्कुल कहीं रटना नहीं है, ठीक है, एक बार इसको समझ लो फिर कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद देखना क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। अगर बिना समझे आप सिर्फ फार्मूला रट लिए ना तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। चलो लिख लिए, आगे बढ़ूँ मैं? अब देखो, तो ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू अप टू 3 लाख क्या है मेरा? ई एवरेज या ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू मेरा आया फाइव एम पी। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसी आदत बनाओ लिखने का, ठीक है, एन बाई 60। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसी आदत बनाओ लिखने का, तब आपको डाउट नहीं होगा। मैं बताऊंगा फिर एक एक का मीनिंग क्या है जेड, ठीक है, ये आया। अब देखो जेड क्या है मेरा? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। बहुत इजी इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जैसे एक है, दो है, तीन है और चार है। ये चार कंडक्टर है और चारों को मैंने क्या कर दिया? सीरीज में जोड़ दिया। चारों को मैंने क्या कर दिया? सीरीज में जोड़ दिया। मैं मान के चलता हूँ कि एक कंडक्टर कितना ईएमएफ जनरेट करता है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। समझना इस चीज को, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 4। तो अभी टोटल वोल्ट ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आ गया? ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये समझ आया?
तो देखो यहाँ पर जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है और सबको मैं सीरीज में जोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा टोटल एवरेज वैल्यू। लेकिन आप ध्यान से समझो, यदि इस दो कंडक्टर को मैं ऐसा कर दूं, दो को मैं सीरीज में जोड़ता हूँ और फिर दो को सीरीज में जोड़ के ऐसा पैरेलल बना दूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बताओ, ये ब्रश है ना, ये ब्रश टर्मिनल है, ये जो है आपका ब्रश जिसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, ईएमएफ, ये हम्म, ये टोटल जो वोल्टेज निकला था वो क्या है आपका, ईएमएफ एवरेज, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये तो ब्रश है, अभी मैंने क्या कर दिया, दो को पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये है आपका ईएमएफ एवरेज, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। क्लियर। तो ये आपका ईएमएफ एवरेज। अब ईएमएफ एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, ईएमएफ एवरेज की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 2 वोल्ट होगा कि नहीं, पैरेलल है ना ये। तो ये देखो 1 और 1 2, ये पैरेलल है, तो कितना हो गया, अब ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू 2। तो ये दो को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना था, 4, और कितना पैरेलल पाथ हुआ ये, 2 पैरेलल पाथ, 1 और 2, 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आपका जो ईएमएफ हो गया, आपका जो ईएमएफ हो गया वो अब कितने से डिवाइड हो गया, मतलब आपका जो ईएमएफ आया पहले कितना आ रहा था, 4 वोल्ट आ रहा था, है ना, अब कितना हो गया ये, 2 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। और यदि मैं 4 पैरेलल पाथ बना दूं, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं 4 पैरेलल पाथ बना दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, तो बताओ कितना वोल्टेज आएगा ब्रश के क्रॉस, 1 वोल्ट आएगा कि नहीं, ये तो 1 वोल्ट है ना, एक एक कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट। तो एक ही कंडक्टर तो है, बाकी सब तो पैरेलल में है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, करंट बस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 वोल्ट आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो वोल्टेज कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तब मैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, कितना था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, 4, और पैरेलल पाथ कितना हो गया, 4, 1 2 3 4 हुआ ना, दो तो यहाँ था। तो ईएमएफ वेरी का पैरेलल पाथ करने से ईएमएफ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो यदि इसको मिटा दूं, इसको जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया था मैं। तो इसको मैं यदि मिटा के आपको चीज़ों को ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यदि ए मेरा पैरेलल पाथ है, ए क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, इफ 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 ए इज अ टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, ये क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर में डिवाइड बाई ए हो जाएगा कि नहीं, जैसे अभी हो रहा था, बाकी एग्जांपल में हो रहा था ना, जैसे 4 कंडक्टर थे, एक पैरेलल पाथ था तो 4/1, 2 पैरेलल पाथ हुआ तो कितना हुआ, 4 कंडक्टर थे तो 4/2, फिर चार चार पैरेलल पाथ बना दिया मैंने तो कितना हो गया, 4/4, समझ रहे हो ना। तो किससे डिवाइड हो रहा था वो, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से पैरेलल पाथ को आप डिवाइड कर दोगे, तो आपका ईएमएफ एक क्रॉस जो आउटपुट ईएमएफ आएगा उसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है, 5m/60 इंटू Z/A वोल्ट, ये है आपका फाइनल। यहाँ तक किसी कोई डाउट हुआ तो बताओ।
इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इजी है कि नहीं? एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ के ना, जैसे मैंने समझाया, तो इजी है कि नहीं? अब देखो मीनिंग समझाता हूँ। ईएमएफ क्या क्या पे डिपेंड करता है, मीनिंग समझो। ये जो फ्लक्स है ना फाई एम, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो फाई एम है ये फ्लक्स पर पोल है। क्या है ये? फ्लक्स पर पोल। ठीक है। अब पर पोल फ्लक्स है, तो यदि इसमें मैं पी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को समझो। ये फ्लक्स पर पोल है, यदि पी का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फ्लक्स निकला ना। जैसे दो दो पोल है, एक पोल से फाई एम फ्लक्स निकल रहा है, एक पोल से फी, अब दोनों को जोड़ दिया तो टोटल फ्लक्स। तो वो आर्मेचर के अक्रॉस जितना पोल है उससे यदि एक पोल के फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल फ्लक्स निकलेगा कि नहीं? तो देखो टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? स्पीड। स्पीड है कि नहीं, कि आप कितनी स्पीड से क्या कर रहे हो, उस मशीन को घुमा रहे हो, उस जनरेटर को आप घुमा रहे हो। और चौथा दिखता है आपका कि कैसा कनेक्शन आपने आर्मेचर का किया है, कंडक्टर को कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में आपने बांटा, कि पैरेलल पाथ में आपने नहीं बांटा, है ना। उस पे भी ये क्या करता है, डिपेंड। तो आर्मेचर का वाइंडिंग किस टाइप का है उस पे डिपेंड करता है। आर्मेचर में टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है। समझ आया कि नहीं? तो ये इतने फैक्टर्स पे आपका ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो वाइंडिंग होता है ना, वो दो टाइप का वाइंडिंग होता है। पहले इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल, N इज इक्वल टू स्पीड इन आरपीएम, स्पीड इन आरपीएम, Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड A इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मेरे को ये बताओ, ईएमएफ इक्वेशन अब समझ आया कि नहीं आया? ईएमएफ इक्वेशन समझ आया? इजी है कि नहीं? ठीक है, मैं बहुत स्लो समझाया हूँ कि एक बार में आपको चीज़ें पूरा क्लियर हो जाए। दोबारा आपको बुक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को पढ़ो, इसी को समझो, है ना। वहाँ आपको इतना डिटेल में चीज़ें समझ नहीं आएगी। मैं क्या है ना, आर्मेचर वाइंडिंग को आप लोगों को लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है। जनरली मतलब होता है क्या है, जनरल बता रहा हूँ, कोई भी क्लास में हो, इसके बाद आपको आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाया जाता है ना। कि लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं, वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वो ओरिजिनली वो मतलब वो इसलिए इम्पोर्टेंट है लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग कि आपका आपको जब रियल प्रैक्टिकल करोगे तो वाइंडिंग को आप किस स्लॉट में कौन से वाइंडिंग को डालोगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग लैप वाइंडिंग से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो उसको मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चलते हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ लगभग आपको मैं समझा ही रहा हूँ, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। मतलब बस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दो टाइप का वाइंडिंग होता है। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका लैप वाइंडिंग, एक होता है आपका वेव वाइंडिंग। ठीक है। यहाँ पे लिख लो टाइप ऑफ वाइंडिंग। टाइप ऑफ वाइंडिंग। ठीक है। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है ना, आपका जो पैरेलल पाथ होता है ए, पैरेलल पाथ ए, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है ना, ए इज इक्वल टू पी हो जाता है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है ना, कैसे होता है ये वाइंडिंग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, लेकिन अभी इसको याद कर लो। ए इज इक्वल टू पी होता है, और वेव वाइंडिंग में क्या होता है,
ए इज इक्वल टू 2, ये याद करना है। इट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका पूरा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी एंड वेव वाइंडिंग मतलब ए इज इक्वल टू टी। अब ध्यान से समझो एप्लीकेशन। तो ये जो होता है ना, ये पैरेलल टाइप होता है। कैसे टाइप होता है ये? पैरेलल टाइप। और ये क्या होता है आपका? सीरीज टाइप। पैरेलल टाइप, तो जब किसी भी कनेक्शन को पैरेलल करते हैं तो करंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ जाता है ना। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हाई करंट पे यूज होता है। क्यों हाई करंट पे, आप समझो क्यों हाई करंट पे। हाई करंट वाला जैसे मेरे को रेटिंग चाहिए रहता है। तो जैसे देखो, ये मान लो आपका 10 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें, इस वाइंडिंग की कैपेसिटी मान लो कितना है? 5 एम्पियर की। तो यदि मैं इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा कि नहीं? जल जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे दो वाइंडिंग कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, ये 5 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, क्योंकि मेरे को तो फ्लो 10 एम्पियर करवाना है ना। तो जब यहाँ से 5 एम्पियर इनटेक होगा तो एक वाइंडिंग 5 एम्पियर यहाँ आएगा और दूसरा 5 एम्पियर यहाँ चले जाएगा, तो दोनों बच जाएगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा ना? दोनों, एक में 5 एम्पियर जाएगा और ऊपर वाले में भी 5 एम्पियर जाएगा। तो टोटल हमने 10 एम्पियर तो फ्लो करवा लिया, लेकिन दोनों करंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो हाई करंट रेटिंग, करंट रेटिंग बढ़ा कि नहीं? और यदि मान लो मैंने 3 पैरेलल पाथ कर दिया तो अब 15 एम्पियर करंट उसमें जा सकता है। 5 एक खाएगा, 5 दूसरा और 5 तीसरा। तो इस तरीके से मैं पैरेलल वाइंडिंग करता हूँ तो करंट रेटिंग क्या कर लिया मैंने? बढ़ा लिया। समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, यदि ये सिर्फ एक है तो इसमें कितना एम्पियर करंट जा सकता है? मान लो 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से मैं यदि मैं 10 एम्पियर सप्लाई करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक और पैरेलल पाथ लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगा और यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो मेरे को 15 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करवाना है, 15 एम्पियर करंट मान लो मेरे को इसमें फ्लो करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को और वाइंडिंग पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो 5 एम्पियर इधर चले गया, 5 एम्पियर उधर और 5 एम्पियर इधर, तो 5 5 5 मिल गया। तो जितना मैं पैरेलल वाइंडिंग बढ़ाते जाऊंगा उतना ही करंट रेटिंग बढ़ते जाएगा। लेकिन वोल्टेज रेटिंग क्या होगा? कम होगा कि नहीं? कैसे? देखो, अभी मैंने आपको एक थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दिया था, याद करो। 4 कंडक्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। जब मैं सीरीज में कनेक्ट किया था तो ये चारों कंडक्टर का वोल्टेज कितना था? अगर सबका एक एक वोल्ट आता है तो 4 वोल्ट था। अब मैंने जब इसको पैरेलल किया, 4 पार्ट में बांट दिया, तो अब यहाँ पर इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हो? इसको 1 वोल्ट बस दे सकते हो ना। करंट भले ज्यादा दोगे आप, करंट रेटिंग भले बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज रेटिंग तो कम हो गया ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो करंट रेटिंग बढ़ेगा और वोल्टेज रेटिंग क्या होगा? कम। तो जहां मेरे को ज्यादा करंट रेटिंग चाहिए वहां मैं क्या यूज करूंगा? लैप वाइंडिंग। तो एप्लीकेशन क्या हो गया इसका? हाई करंट रेटिंग, हाई करंट रेटिंग, ये आपका एग्जाम में पूछता है, एंड लो वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, लो वोल्टेज रेटिंग। और इसका उल्टा क्या होगा वेव वाइंडिंग में? क्योंकि वेव तो सीरीज है। तो सीरीज में आप देखें ना, सीरीज में जब कंडक्टर जुड़ता है तो वोल्टेज क्या होता है? सीरीज में कंडक्टर, अभी जैसे मैंने चार चार कंडक्टर को सीरीज में जोड़ा था तो कितना वोल्टेज आया था? 4 वोल्ट आया था कि नहीं? तो सीरीज में जैसे जैसे मैं कंडक्टर जोड़ते जाऊंगा तो वोल्टेज कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन करंट कैपेसिटी बढ़ेगी क्या? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग एंड लो करंट
जहां पास मेरे को हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए तो वहां मैं कौन सा वाइंडिंग करूंगा, वेव वाइंडिंग। और जहां पास मेरे को हाई करंट चाहिए होगा और लो वोल्टेज चाहिए होगा तो वहां मैं क्या करूंगा माय फ्रेंड, क्या करूंगा, वहां मैं लैप वाइंडिंग करूंगा। है, कोई डाउट है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो मेन आर्मेचर वाइंडिंग का काम यही है बस। इसको ऐसा बना लो, वन टू, दो टाइप का वाइंडिंग। ठीक है, ऐसा। तो ये टेबल आपका बन गया। और इतना यदि आपको समझ आ गया तो अब ईएमएफ भी निकाल लोगे आप। इतना लिख लिए। इसके बाद चलो ईएमएफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ तक लिख लिए। अब देखो लैप वाइंडिंग। और यहाँ पर वे वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या बोला मैंने, ए इज इक्वल टू पी। वे वाइंडिंग में क्या बोला मैंने, ए इज इक्वल टू टू। ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा है ना, फाइव एम इंटू पी इंटू एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। ए इज इक्वल टू पी रख दो तो ये पी और ये पी कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, कट जाएगा ना। ये आएगा फार्मूला, ये आएगा कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यदि लैप वाइंडिंग हो रहा है और मैं नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा दिया तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। हम्म? यदि मैंने नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा दिया और लैप वाइंडिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, लैप वाइंडिंग कर रहा हूं मैं, तो आप ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि पोल तो कट गया ना, ये पोल और पोल कट गया, तो पोल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब कितना भी नंबर ऑफ पोल बढ़ाओ आपका ईएमएफ क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बस कंडीशन ये है कि फ्लक्स हमको कांस्टेंट रखना है, पर पोल फ्लक्स उतना ही रखना है। ठीक है, समझ आया, गुड। अब दूसरा वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो ईएमएफ होगा, फाइव एम, ध्यान से समझना मैं लिख रहा हूँ, इंटू इंटू एन बाई 60 इंटू जेड इंटू पी बाई टू। ए इज इक्वल टू टू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ पहले। पी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया, और ए में ए इज इक्वल टू टू है उसको यहाँ लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये बताओ मेरे को, ये जो ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है वो क्या है, क्या ये वैल्यू है, ये सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ईएमएफ ऑफ वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ लैप वेव वाइंडिंग इंटू टी बाई टू। ये फार्मूला लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो लिख सकता हूँ ना। अब मेरा क्वेश्चन, यदि कोई यदि कोई जनरेटर है, ध्यान से सुनना, यदि कोई जनरेटर है और उस जनरेटर में मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ, और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, वेव वाइंडिंग कर रहा हूँ, और उसके टोटल नंबर ऑफ पोल्स दो हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल्स क्या है, दो है। और एक बार मैं उसी को वेव वाइंडिंग कर रहा हूँ और एक बार उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ। आप बताओ ईएमएफ किस में ज़्यादा आएगा कि बराबर आएगा। क्वेश्चन समझे मैं क्या बोला। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा कोई जनरेटर है, डीसी जनरेटर, इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोल है वो दो है, टू पोल्स है। अब एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वेव वाइंडिंग कर रहा हूँ। पहले वेव वाइंडिंग करता हूँ, और वेव वाइंडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो उस टाइम एक ईएमएफ आ रहा है, मान लो E1। और उसके बाद वो जनरेटर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ। और जब मैं लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ तो इसका ईएमएफ आ रहा है E2। तो आप बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बताओ कौन सा है। देखो अपने कॉपी में लिखे हो तो बन जाएगा, एकदम इजी है। जल्दी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो पोल हैं तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, टू। और इसके पहले एक फार्मूला लिखा था उसको देखो, ईएमएफ वेव इज इक्वल टू ईएमएफ लैप इंटू P/2। तो P इज इक्वल टू टू रखो तो टू और टू कट जाएगा तो दोनों बराबर नहीं आएगा। हम्म, आएगा कि नहीं, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है यार। देखो कैसे नहीं समझ पा रहे हो, खाना वाना नहीं खाए हो क्या। अरे इसमें P इज इक्वल टू टू रख दो, टू और टू कट गया, तो ईएमएफ ऑफ वेव इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ लैप आ गया कि नहीं आया। इजी है कि नहीं। तो यदि किसी का लैप का भी ईएमएफ पता होगा तो आपको, आप वेव का भी, वेव वाइंडिंग कोई मशीन है और आपको बोल रहा है कि कोई मशीन है, फोर पोल मशीन है। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा कोई डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, इसमें कितने पोल हैं आपके, सिक्स पोल हैं। और इस सिक्स पोल में यदि मैं वेव वाइंडिंग करता हूँ, वेव वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो वोल्टेज आ रहा है वो मेरा मान के चलो E1 आ रहा है, ठीक है, E1 आ रहा है। और जब मैं लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ, लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो जो आपका ईएमएफ आ रहा है वो E2 आ रहा है। ठीक है, ईएमएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, E2 आ रहा है। तो आप बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। E2 इज इक्वल टू E1 इंटू 3, E2 इज इक्वल टू E1/3 C, E2 is equal to E1 into 4 D, कैन नॉट, नन ऑफ द एबो लिख लो। चलो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी बताओ भाई,
भाई बहुत सारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करना है आपको। पेन चलाओ ना, पेन। पेन चलाओ और फार्मूला लिखा हूँ उसमें डालो, वैल्यू डालो, रखो, देखो। टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे में फेल हो जाओगे तुम लोग, कभी पास नहीं हो पाओगे। हम्म, देखो, आंसर बताओ। पेन चलाओ। कैसे? पेन चलाओगे तब तो बनेगा। हम्म, मैं इतना सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। खोल लो, यूट्यूब में भी खोल लो आप लोग। अरे देखो इधर, इसमें कुछ है क्या, बताओ तो। अभी क्या लिखा है मैंने? ई वेव वाइंडिंग, ई लैप वाइंडिंग, P/2। पी की वैल्यू रखो। ई वेव इज इक्वल टू क्या दिया है? E1 दिया है। ई लैप इज इक्वल टू क्या दिया है? E2 दिया है। पी इज इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। 2। 2 1 जा, 2 3 जा। तो हमको क्या पूछा है? E1 E2 × 3, लेकिन हमको पूछा क्या? E2 पूछा है। तो E2 के लिए इधर पक्षांतर कर दो ना इसको। तो E2 इज इक्वल टू E1/3। यही तो है। क्या करना है? बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, नहीं बना पा रहे हो। अभी तो कैलकुलेशन आया नहीं है। कैलकुलेशन आएगा तब कैसे करोगे तुम लोग? हैं? तब तो फेल हो जाओगे। सही बोल रहा हूँ नहीं? ये तो बहुत बच्चे लेवल का क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं है? तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, और इसमें क्या समझाऊं मैं? चलो सेम क्वेश्चन 4 पोल के लिए निकालो। इफ डीसी जनरेटर के पास आपका 4 पोल है। 4 पोल है। सेम क्वेश्चन ना। वेव वाइंडिंग तो ईएमएफ E1। लैप वाइंडिंग ईएमएफ E2। ऑप्शन ए E1 इज इक्वल टू E2/2। ऑप्शन बी E1 इज इक्वल टू 2E2। ऑप्शन सी E1 इज इक्वल टू E2 × 4। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो बताओ कौन सा आएगा। बताओ बताओ कौन सा आएगा। कौन सा आएगा? बी। ये आएगा। अरे वेव वाइंडिंग का वोल्टेज हमेशा लैप वाइंडिंग से ज़्यादा होता है, पहली बात तो। बताया ना अभी। हाई वोल्टेज रेटिंग रहेगा। तो हाई वोल्टेज रेटिंग में या तो आपका सी हो सकता है, तो बी हो सकता है, तो डी हो सकता है, लेकिन ए तो नहीं होगा। वो तो आप ऐसे ही छांट सकते हो ना। और फार्मूला लिखा है उसमें डाल दो। E1 ई वेव ई लैप इंटू P/2 4/2। तो E1 इज इक्वल टू 2 × E2। तो ऑप्शन बी। समझ आया? कैसे नहीं बना पाते हो यार? इजी इजी क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो। ध्यान नहीं है क्लास में? तो ये सब क्वेश्चन को बना लोगे तुम लोग? ये सब क्वेश्चन को बना लोगे? चलो।
अब देखो ईएमएफ का फार्मूला क्या निकला, m इंटू पी n/60 इंटू z/a। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीटी, जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो मैं क्या लैप को वेव कर सकता हूँ कि वेव को लैप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, कर सकता हूँ क्या? एक बार कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, z/a को मैं नो चेंज, मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या आफ्टर कंस्ट्रक्शन में पोल को चेंज कर सकता हूँ? जो मशीन आप लोग यूज करोगे तो पोल मेरा क्या चेंज हो सकता है क्या? पोल तो बन गया है ना, पोल सू योक में तो बन गया है ना। वो जैसे 2 पोल बनाए तो 2 पोल, अगर 4 पोल बनाए तो 4 पोल, 6 पोल बनाए तो 6 पोल, वो बन चुका है। उसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? नो। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन में पी को भी नहीं चेंज कर सकता। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन ईएमएफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m इंटू एन, होगा कि नहीं? क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि क्या मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ? यस, मैंने किया था ना फ्लक्स को चेंज बाय वेरिंग द फील्ड करंट। फील्ड करंट को तो मैं वेरी कर सकता हूँ ना, वो तो मेरे ऊपर है। तो फील्ड करंट को यदि मैं वेरी करूंगा तो फील्ड करंट को वेरी करने से मैं फ्लक्स वेरी कर सकता हूँ। क्या स्पीड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ, मेरे ऊपर है ना कि मैं कितना स्पीड में उस शाफ्ट को घुमाऊं। समझ रहे हो कि नहीं? कितना स्पीड में मैं शाफ्ट को घुमाऊं वो मेरे ऊपर है। मैं उस स्पीड को मेरे अपने हिसाब से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जीरो पे भी मैं बंद कर दिया, मान लो उसको नहीं चलाना है, नहीं चलाना, मेरे करके ऐसे पकड़ दिया, मान लो एक बात की बात, तो बंद हो गया। तो स्पीड को क्या है, मैंने रोक दिया, n=0। फ्लक्स नहीं देना है मेरा, मेरा मर्जी, फ्लक्स मैं नहीं दूंगा तो आए वोल्टेज मत सप्लाई करो फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग में। तो फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज नहीं सप्लाई करोगे तो करंट ही नहीं आएगा, करंट ही नहीं आएगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो ईएमएफ जीरो होगा कि नहीं? तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आपका फ्लक्स और स्पीड। समझ आया? फार्मूला समझ आया? इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फार्मूला प्रोपोर्शनलिटी कब आएगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ये पहले से डिसाइड रहेगा कि वेव वाइंडिंग है कि लैप वाइंडिंग, ऐसा टाइप से। ठीक है, चलो लिख लो इसको भी। और ना थोड़ा पढ़ने वढ़ना सीखो यार, पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम लोग, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना? आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, सब डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या हो सके तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पकड़ बैठाना जरूरी है, तो यहाँ तक ठीक है। यह है क्वेश्चन, कल मैं कराऊंगा। आप बाकी को ना रिवीजन करके आना, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 8 9 10 तो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कल आप क्या करोगे, रिवीजन करके आओगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।